नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। आरबीएससी पढ़ने का दिन है, शुक्र शनि रवि, ठीक है ना। आज शनिवार है तो शनिवार को भी अपन आरबीएससी की क्लास पढ़ने जा रहे हैं। लेकिन आज का जो ये चैप्टर है, जो आज का टॉपिक है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि संविधान सभा की बात होगी, इसके अंदर संविधान निर्माण की बात होगी। और संविधान के निर्माण में राजस्थान की क्या भूमिका रही, राजस्थान के सदस्यों की क्या भूमिका रही, इस पे अपन पूरी जो है चर्चा करेंगे। और संविधान का निर्माण कैसे हुआ, इस प्रक्रिया को भी थोड़ा सा जानते हुए चलेंगे, ताकि ये आप लोगों के क्लियर रहे। अब यहां से आए दिन कोई ना कोई प्रश्न बनता है, तो इसको अपन हल्के में नहीं ले सकते। और ये 7वीं के अंदर जो ये पार्ट दे रखा है, ये बहुत मतलब इसकी स्थिति बहुत हद तक क्लियर कर देता है और काफी सारे कंफ्यूजन मिटा देता है। तो ये पार्ट बहुत सीरियसली इसको लें। और यदि आपका कोई साथी है और ये क्लास मिस करता है, उसे भी कह देना कि एक बार इस क्लास को अटेंड जरूर करें, क्योंकि अपन इसमें संविधान निर्माण लगभग मानो कि संविधान निर्माण ही करवा देंगे इसके अंदर। अच्छा, बात करें संविधान की, तो संविधान क्या है भाई? किसी भी चीज को चलानी है, जैसे कोई घर को ही चलाना है, या किसी देश को चलाना है, राज्य को चलाना है, किसी संस्था को चलाना है, तो उसके लिए कोई ना कोई नियम होते हैं, ठीक है। ऐसे ही नहीं होता कि हर कोई मर्जी पड़े जैसे मुंह उठा के हाँ भैया यूं, या नहीं चल सके। कोई ना कोई नियम होते हैं, कोई कायदे होते हैं, उसके अनुसार वो चीज चलती है, तभी वो चीज है। नहीं तो सब, अगर कोई नियम कायदे नहीं होंगे तो सब अपनी मनमानी करेंगे, कहीं कोई किसी का अधिकार वगैरह कोई पता नहीं चलेगा। संविधान क्या है? एक नियमों की किताब है, एक कानूनों की किताब है, जिसके अंदर सभी कानून लिखे हुए हैं कि भैया ये अपराध किया तो ये दंड है, ठीक है, ये अपराध नहीं कर सकते, ये इनका अधिकार है, ये सारी चीजें संविधान के अंदर लिखी हुई है। इसी को संविधान कहा जाता है। अब संविधान बनाना है तो ये भी नहीं है कि संविधान बनाना है कि भाई डायरेक्ट ही क्या हाँ कल सुबह उठ संविधान बनावा, ठीक है, ऐसे नहीं बनता है। संविधान बनाना है तो उसके लिए पहले सभी लोगों की राय लेनी पड़ेगी, सभी चीजें देखनी पड़ेगी कि क्या भैया किसके लिए क्या बेनिफिशियल है, किसके लिए क्या नहीं है, किसको ऑब्जेक्शन हो सकता है, ये सारी। तो इसके लिए एक विशिष्ट रणनीति की आवश्यकता पड़ती है। तो इस रणनीति की आवश्यकता पड़ती है, तो यानी कि संविधान सभा की आवश्यकता पड़ेगी। किसकी आवश्यकता पड़ेगी? संविधान सभा की। उस संविधान सभा के द्वारा जो कार्रवाई की जाएगी, वो सारी छानबीन वगैरह करेंगे, उसके बाद में जो कंक्लूजन निकलेगा, जो निष्कर्ष निकलेगा, वो संविधान निर्माण करेगा। यदि आपसे पूछा जाए कि संविधान सभा के बारे में सबसे पहले विचारक कौन था, या सबसे पहले विचार किसके मन में आया, तो एक व्यक्ति का नाम ध्यान रखना। एक व्यक्ति का नाम है हेनरी मैन। हेनरी मैन ब्रिटेन के हैं ये, हेनरी मैन। इन्हें संविधान सभा का प्रथम विचारक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यहीं पे लिख दूं क्या? प्रथम विचारक कहा जाता है संविधान सभा का। अपन चलते हैं मेन स्लाइड पे, चलते हैं, वहां पे मैं आपको और समझाता हूं। संविधान सभा का प्रथम विचारक हेनरी मैन को कहा जाता है, ठीक है। लेकिन यदि अपने भारत में बात करें कि भारत में संविधान निर्माण की सबसे पहले कहां से मांग उठी होगी या कैसे, तो सबसे पहले जो है स्वराज्य विधेयक, उसके अंदर बाल गंगाधर तिलक ने इस बात को उठाया कि भाई भारत हमारा देश है, तो हमारे देश को संचालित करने के लिए हमारा खुद का राज होना चाहिए। तो स्वराज्य विधेयक उसको ही कहा गया और उसके अंदर संविधान की बात की। यदि कहे कि संविधान सभा की औपचारिक विचारक अपने यहां भारत के, संविधान सभा का औपचारिक विचार किसका था सबसे पहला, तो फिर उसके अंदर आपको याद रखना है एम.एन. रॉय, ठीक है। 1934 एम.एन. रॉय ने सबसे पहले औपचारिक विचारक इन्हें माना जाता है। इससे पहले भी संविधान, मतलब ये तो संविधान सभा की बात हो गई। इससे पहले संविधान निर्माण की यदि सबसे पहली प्रक्रिया अपने यहाँ पे देखी जाए कि संविधान निर्माण का प्रयास किया गया, तो वो नेहरू रिपोर्ट के रूप में किया गया, ठीक है। हालांकि नेहरू रिपोर्ट में करियो के वो एक मैणी दी मोतीलाल जी नेहरू ने, ठीक है। उस मैणी देने के यानी कि एक उलाहना दिया था, उसके प्रति उत्तर में उन्होंने ये चीज लिखी थी। ये कभी अपन डिटेल और क्लास जब अंदर डीप जाएंगे तब मैं आपको समझाऊंगा इसमें कि नेहरू रिपोर्ट कैसे लिखी थी, कैसे किया। 1928 में नेहरू रिपोर्ट थी, ये ध्यान रखना। अब बात करें अपन, ये चीज तो हो गई थोड़ी सी बेसिक। अब देखो यहाँ पे जैसे आप अभी पढ़ेंगे अपन कैबिनेट मिशन, ठीक है। सबसे पहले थोड़ा सा अपन यहाँ पे इसको आधार साथ साथ में लेते हुए चलते हैं, ताकि आप लोगों के समझना आसान हो जाएगा। संविधान क्या है? देखो, नियमों और कानूनों का आधार है हमारा संविधान। अकॉर्डिंग टू आरबीएससी मैंने इनको नोट्स में कन्वर्ट कर दिया एक तरीके से, आप लोगों के लिए आसान हो जाएगा। मतलब छोड़ेंगे अपन उसमें से कुछ भी नहीं, ठीक है। तो नियमों और कानूनों का आधार है, यानी कि इनकी ही किताब है।
देखो, संविधान किसी देश या संस्था को संचालित करने के लिए आवश्यक नियमों और कानूनों का संग्रह है, यानी उसके अंदर नियमावली है, पूरी पूरी सारे के सारे नियम डाले गए। ठीक है, ये है संविधान। आधिकारिक रूप से संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा के गठन की मांग 1935 के अधिनियम में, आधिकारिक रूप से कह सकते हो, और वैसे औपचारिक जो सबसे पहले विचार आया वो एमएन रॉय का विचार था। ठीक है, ये थोड़ा सा आप ध्यान में रखें अभी के लिए। ठीक है, अब देखो ये चीजें यहां पे हो गई। अब जैसे आगे बात करते हैं अपन, 1938 में नेहरू जी द्वारा घोषणा कि स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण चुनी हुई संविधान सभा द्वारा किया जाएगा, कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं। यदि पूछ ले ये कोटेशन किसने कहा, तो नेहरू जी ने। यहां तक इतना ध्यान रखें। अब आते हैं अपन मेन मुद्दे पर कि संविधान सभा का गठन कैसे हुआ। संविधान सभा किसकी देन है यदि ये पूछा जाए तो कैबिनेट मिशन। इससे पहले क्रिप्स प्रस्ताव, वो 1942 की बात है। ठीक है, उसमें भी इस चीज को संविधान सभा होनी चाहिए, इस चीज का प्रस्ताव रखा गया था, लेकिन यहां से जो है मूर्त रूप मिल जाएगा कैबिनेट मिशन से, मतलब पास हो जाएगी एक तरीके से बात, जो कैबिनेट मिशन से क्या होगी, पास। अब ये मत कहना कि सर PASS होता है पास के अंदर। ठीक है, इस पास के मायने अलग है, वो मैं बताऊंगा अभी। देखो, कैबिनेट मिशन की योजना के अनुसार 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया, ये कैबिनेट मिशन की देन है। अब कैबिनेट मिशन के अंदर 3 सदस्य थे। मेन मुद्दे की बातें कर रहा हूं मैं आपको, सीधी सीधी एग्जाम अप्रोच के अनुसार। कैबिनेट मिशन भारत कब आया, 24 मार्च 1946। ठीक है, ये भारत आया क्यों था, तो ये भाई सत्ता हस्तांतरित करनी थी, भारतीयों को सत्ता हस्तांतरित करनी थी। भारत उस समय औपनिवेशिक राष्ट्र था। औपनिवेशिक राष्ट्र का मतलब समझते हो, जो अंग्रेजों के अधीन जितने भी थे वो उपनिवेश कहलाए थे। चाहे अपना देश है, चाहे और भी जहां भी अधिकार था उनका, चाहे अमेरिका में हो कहीं भी, वो सारे उनके उपनिवेश थे। यानी ब्रिटिश सत्ता के अधीन जहां जहां जो देश थे, सत्ता इनकी चलती थी, वो उपनिवेश थे। भारत औपनिवेशिक राष्ट्र था और भारत को सत्ता हस्तांतरित करनी थी। तो ये मतलब भारतीयों को आप लोग चलाओगे कैसे, तो इसके लिए संविधान सभा का निर्माण करो, संविधान बनाओ, नियम बनाओ, फिर चलेगी। ये यहाँ पे सत्ता हस्तांतरित करने की वस्तु स्थिति को देखने आया था। ठीक है, और मतलब चला भी दी थी काफी सारी। तो यहाँ पे ये भारत आया। अब इसके सदस्य कौन कौन थे, पैथिक लॉरेंस थे जो भारत सचिव थे उस समय, और इसके अध्यक्ष भी थे, किसके, कैबिनेट मिशन के। दूसरे थे इसके अंदर एवी अलेक्जेंडर जो नेवी मंत्री थे इसमें, और स्टेफोर्ड क्रिप्स, ये फोर्ड कर देना, ठीक है, क्रिप्स जो व्यापार मंत्री थे। अब ये 3 सदस्य थे। यदि इनको ही यहां पे लिखोगे तो ये PA और S लिखा जाएगा, और ये PAS मैंने इसीलिए लिखा है शॉर्ट ट्रैक में याद करने के लिए। तो इससे 2 चीजें याद होगी। पहली चीज तो ये याद होगी कि इसके 3 सदस्य थे, जिसमें पैथिक लॉरेंस आ गए, एवी अलेक्जेंडर आ गए, और स्टेफोर्ड क्रिप्स आ गए। तो ये पास से ये याद हो गया। दूसरी चीज ये याद होगी कि संविधान सभा पास इसी कैबिनेट मिशन के बाद में हुई, इसके तहत हुई। ठीक है, 2 चीजें क्लियर यहां से, बस बिल्कुल इजी वे में सीखो, ज्यादा लोड नहीं लेना। अब इस मिशन का उद्देश्य देखो, एक तो अंतरिम सरकार का गठन जो बाद में 1946 में हुई भी थी, और संविधान सभा, तो ये दोनों ही इसके उद्देश्य थे। यहां तक बात समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से। अब चलते हैं अपन संविधान सभा के ऊपर। अब देखो, संविधान कोई ऐसे ही नहीं बना, संविधान के लिए बहुत सारे अधिवेशन हुए, कुल मिला के 12 तो हुए अधिवेशन, 17 बनी समितियां, 165 हुई बैठ के, मतलब इतनी सारी, 114 दिन तो प्रारूप समिति के उस पे प्रारूप पे बहस हुई है, 114 दिन, 165 हुई है बैठ के, 17 समितियां और 12 अधिवेशन, तब जाकर जो है ये संविधान अपने को आज जो संविधान मिला है ना, वो इतने मंथन के बाद में मिला है। ठीक है, तो ये चीजें मतलब हल्के में संविधान को कभी नहीं लेना चाहिए। स्क्रीनशॉट लो आप, तो हल्के में सिर्फ ले लिया। चलो नेक्स्ट आते हैं। अब देखो, संविधान सभा का अर्थ क्या है, जनता के प्रतिनिधियों की वह सभा जो संविधान का निर्माण करती है, बिल्कुल इजी वे में। तो इजी वे में RBSE के अकॉर्डिंग ही मैंने इसको लिया है इस क्लास को। ठीक है, संविधान सभा का अर्थ आपके समझ में आ गया। अब संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। दूसरी बैठक कब होती है, 11 दिसंबर। तो 9 दिसंबर को देखो पहली बैठक बनी है, तो मतलब हाथों हाथ तो कोई मतलब डायरेक्ट जो है मूर्त रूप एकदम से नहीं दिया जाता। यहाँ पे जो है अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। ठीक है, एकदम से स्थायी नहीं बनाते, तो अस्थायी अध्यक्ष बनाया सच्चिदानंद सिन्हा को। अस्थायी, बहुत बार पूछा गया प्रश्न, तो यहाँ मतलब अभी तो पहली बैठक हुई है, तो अस्थायी अध्यक्ष किसको बना दिया, सच्चिदानंद सिन्हा को। स्थायी अध्यक्ष बाद में कब बनाते हैं, 11 दिसंबर को राजेंद्र प्रसाद को। ठीक है, भारत के अजात शत्रु कहा जाता है जिसे। और
बिहार का गांधी कहा जाता है जिन्हें, और भारत के पहले राष्ट्रपति, ठीक है ना, राजेंद्र प्रसाद साहब, इनको बना दिया यहाँ पे स्थायी अध्यक्ष। भाई 2 दिन में अनुभव हो गया कि अब यहाँ तो स्थायी अध्यक्ष चाहिएगा, तब जाके सच्चिदानंद सिन्हा को नहीं, और ये तो अस्थायी थे ही, और इन्हें बना दिया स्थायी अध्यक्ष। ठीक है, तो यहां तक बात क्लियर। अब देखो प्रारूप समिति, प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर, लेकिन प्रारूप समिति जो है ना वो तो 29 अगस्त 1947 को बनाई गई। कब बनाई गई प्रारूप समिति, कब बनाई गई? 29 अगस्त 1947। लेकिन इससे पहले क्या, इससे पहले कोई चीजें नहीं हुई? इससे पहले आया उद्देश्य प्रस्ताव। इससे पहले क्या आया? उद्देश्य प्रस्ताव। देखो उद्देश्य प्रस्ताव की डेट है 13 दिसंबर 1946। जवाहरलाल नेहरू ही लाते हैं उद्देश्य प्रस्ताव, और उद्देश्य प्रस्ताव के अंदर 8 अनुच्छेद थे वैसे देखा जाए तो। ठीक है, इसके बाद में सबसे पहले प्रारूप समिति, मतलब सबसे पहले संविधान का प्रारूप जो तैयार किया, मतलब एक ढांचा तैयार करते हैं, एक रूपरेखा तैयार करते हैं, वो प्रारूप होती है। ठीक है, सबसे पहले संविधान का जो प्रारूप तैयार किया गया वो किया है आपके, संविधान का प्रारूप तैयार किया गया और वो किया है आपके बी.एन. राव ने। ठीक है, किसने किया? बी.एन. राव ने किया है। अब उसके अंदर बी.एन. राव ने जो प्रारूप तैयार किया था उसमें 243 अनुच्छेद थे। कितने अनुच्छेद थे? 243 अनुच्छेद थे। फिर इसके बाद में इन्होंने जो प्रारूप तैयार किया है उसके बाद में फिर प्रारूप समिति का गठन हुआ है जो 29 अगस्त 1947 को होता है, और इसके अध्यक्ष होते हैं भीमराव अंबेडकर साहब। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? भीमराव अंबेडकर जी। अब भीमराव अंबेडकर जी वापस इसमें संशोधन कर देते हैं और 315 अनुच्छेद इसके अंदर हो जाते हैं बाद में प्रारूप समिति। 114 दिन बहस होती है प्रारूप समिति के इस पे, संविधान के प्रारूप पे। तो यदि पूछे कि सबसे पहला प्रारूप और फिर बाद में जो है संशोधित प्रारूप, ये संशोधित प्रारूप अंबेडकर साहब लाए। ठीक है, कौन फोन करे यार? एक सेकंड, फोन आ रहा है। तो चलिए यहां तक हो गया क्लियर। 13 दिसंबर 1946 उद्देश्य प्रस्ताव, बी.एन. राव ने सबसे पहले प्रारूप बनाया और उस प्रारूप में संशोधन फिर बाद में किसने किया? अपने इस पे प्रारूप समिति के तहत भीमराव अंबेडकर जी अध्यक्ष थे, लेकिन 7 सदस्य थी। ये भी कितने? 7 सदस्य थी। ठीक है ना, तो ये चीजें जो है बेसिक, इसमें से बेसिक आपको ध्यान रखना। मैंने हालांकि मैं क्रम से ही लेके चला हूं, लेकिन ध्यान से सुनोगे तो समझ में आएगी। इसके लिए थोड़ा बहुत आपको जो है बेसिक नॉलेज होना भी जरूरी है। अब देखते हैं इसका मतलब पूरी रूपरेखा क्रम देखते हैं इसका कि क्या क्या क्रम रहा। तो यहाँ पे देखो वापस से देखेंगे तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान समिति की पहली बैठक होती है। ठीक है ना, फिर 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक होती है जिसके अंदर राजेंद्र प्रसाद को इनके स्थायी अध्यक्ष चुने जाते हैं। पहले में सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना जाता है। फिर बाद में यदि देखा जाए तो एक ये वाला ले लेना, उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को लाया गया और उद्देश्य प्रस्ताव लाया। इसके बाद में बी.एन. राव ने एक प्रारूप पेश किया जिसके अंदर 243 अनुच्छेद थे। ठीक है, उसके बाद में प्रारूप समिति का गठन हुआ। प्रारूप समिति का गठन कब हुआ? 29 अगस्त 1947, भीमराव अंबेडकर, जिसे ड्राफ्टिंग समिति भी कहते हैं। प्रारूप पर 114 दिन बहस होती है। ठीक है, इसके बाद में फिर आगे बढ़ते हैं अपन। तो 4 नवंबर 1947 को संविधान का पहला ड्राफ्ट जमा करवाया, बहुत सारी बहस बात के बाद में। हालांकि इससे पहले भी मतलब प्रस्तुत किया था, फिर बाद में जमा करवाने की डेट अलग थी। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को संविधान की ड्राफ्टिंग पूरी हुई, यानी कि संविधान पूरा बन चुका था। 26 नवंबर 1949 को संविधान पूरा बन चुका था, लेकिन लागू नहीं हुआ था। अधिनियमित, अंगीकृत और आत्मार्पित किया गया था। ठीक है, अधिनियमित, अंगीकृत और आत्मार्पित, ये शब्द आते हैं। ये 26 नवंबर 1949 को पूरा हो चुका था। ठीक है, फिर देखो 24 जनवरी 1949 को हस्तलिखित संविधान पर कमेटी ने हस्ताक्षर किए थे। 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे। कितने? 284। सबसे पहले हस्ताक्षर करने वाले थे जवाहरलाल नेहरू, और यहां से देखिए अपने यहां से तो बलवंत सिंह मेहता। ठीक है, यहां पे सबसे पहले हस्ताक्षर करने वाले जवाहरलाल नेहरू और सबसे लास्ट में राजेंद्र प्रसाद।
तो ये यहाँ पे 24 जनवरी को अंतिम बैठक थी संविधान की, ये कहे ना अंतिम अधिवेशन कह सकते हो आप, अंतिम सम्मेलन कह सकते हो, अंतिम बैठक कह सकते हो। 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक थी और 26 जनवरी 1950 को ये हो जाता है लागू। संविधान जब लागू हुआ उससे पहले पहले इसके अंदर 2000 संशोधन किए। देखो संविधान लागू होने से पहले 2000 संशोधन किए गए थे इसके अंदर, बाद वाले तो अलग, पहले पहले 2000 संशोधन। और संविधान बनने में कितना टाइम लगा है? कुल 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे हैं। 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे हैं पूरा बनने में। 63,96,729 रुपए का खर्चा आया इसके अंदर। इतनी सारी चीजें हुई है तब जाके संविधान बना है, इतनी माता फोड़ी पूरी, तब जाके ये देश चल रहा है इस संविधान पे। ठीक है, ये सारी चीजें जो हुई है। अब देखो 2015 से, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, 2000 ये आरबीएससी में भी दे रखा है आपके। ठीक है, 2015 से प्रतिवर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि अधिनियमित, अंगीकृत, आत्मार्पित इस दिन पूरा हो गया था, संविधान बनकर पूरा हो गया था। और इसमें से 16 अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो गए थे। यहाँ पे कितने? 16 अनुच्छेद तो यहाँ पे लागू भी इसी दिन हो गए थे, बाकी के होते हैं फिर 1950, 26 जनवरी 1950 को। तो इसीलिए हम 26 जनवरी को तो मनाते हैं गणतंत्र दिवस, क्योंकि उस समय हमारा देश गणतंत्र हो गया। ठीक है, जनता का शासन हो गया। और 26 नवंबर को मनाते हैं संविधान दिवस, क्योंकि इस दिन संविधान बनकर कंप्लीट हो चुका था। आई बात समझ में? पड़ गई पल्ले? ठीक, नहीं आई हो तो वापस देख लेना। ये क्लासों, ये ऑनलाइन क्लास का यही फायदा है, आप चाहो जितनी बार देख सकते हो। ठीक है, इतनी बेजमारी की है उसका आप ले लो स्क्रीनशॉट, क्योंकि ये चीजें मतलब ऐसी है कि ये एक स्लाइड पे मैंने आपको जितनी चीजें बताई है ना, ये लगभग हर एग्जाम में कोई ना कोई प्रश्न दे देती है। बस यही चीजें हैं। तो मैंने कोशिश की है कि आप लोगों को बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में भी आ जाए और याद भी हो जाए, और वे चीजें भी जानो जो आरबीएससी में तो ये तो कहां से देंगे कि पहला प्रारूप कब बना था। ये तो जो भीमराव अंबेडकर साहब की जो ये प्रारूप समिति थी, इनके द्वारा जो प्रारूप पेश किया था वो संशोधित प्रारूप था। कौन सा? बीएन राव का जो प्रारूप था उसको संशोधन करके फिर वो संशोधित प्रारूप था। उस पे 114 दिन बहस होने के बाद में जो संशोधन किया 7 सदस्यीय समिति ने, वो सारा का सारा ये था। ठीक है, ऐसे ऐसे चला है काम। अब चलते हैं आगे। अब देखो, अब एक और कंफ्यूजन आपका यहां पे मैं दूर करूंगा। संविधान सभा में ब्रिटिश शासन के अधीन निर्वाचित प्रतिनिधि व देशी रियासतों मनोनीत प्रतिनिधि भी थे। अब कैसे थे? यदि कैबिनेट मिशन के अंतर्गत देखें तो यहां पे सदस्यों की 389 सदस्य टोटल, मतलब संविधान सभा में रखने का ये प्रावधान था। 389 के अंदर भी देखोगे ना तो 2 भागों में डिवाइड है, 296 प्लस 93। देखो 6 और 3 9, 9 और 9 18 का 8, हासिल लगी 1, और ये हो गए 389 इस तरीके से। अब ये क्या है? 296 और 93। 296 जो थे वो निर्वाचित होने थे, इनके लिए चुनाव होना था, निर्वाचित होने थे। और ये 93 जो है ये मनोनीत होने थे, ये मनोनीत होने थे। अब मनोनीत कौन होंगे? देशी रियासतों के राजा और वो उनके प्रतिनिधि, वो तो होंगे मनोनीत, और बाकी जो जनता से आएंगे वो होंगे निर्वाचित। अब निर्वाचित में भी डिवाइडेशन, निर्वाचित में क्या डिवाइडेशन कि 296 है ना, ये इसमें भी 2 भागों में बटेंगे ये। ठीक है, 292 प्लस 4, 292 प्लस 4। अब ये क्या है? 292 ये तो है ब्रिटिश प्रांत, ये क्या है? ब्रिटिश प्रांतों के, ब्रिटिश प्रांतों के हैं। और ये 4 क्या है? ये है केंद्र शासित प्रदेशों के, केंद्र शासित प्रदेशों के। केंद्र शासित प्रदेश उस समय कौन कौन थे? यदि ये 4 देखोगे केंद्र शासित प्रदेश, चिंता मत करो, मैं अभी आपको बिल्कुल व्यवस्थित ये क्लियर करूंगा स्लाइड। ठीक है ना, केंद्र शासित प्रदेश कौन से 4 देखोगे तो A B C D इस तरीके से करना। ठीक है, A से आएगा आपके अजमेर, ठीक है, B से आएगा आपके बलूचिस्तान, C से कुर्ग कर्नाटक वाला, और D से दिल्ली। ये 4। अब ये 4 और ये ब्रिटिश प्रांतों के 296, जिनके बाद में 1946 में चुनाव भी होते हैं, ये हो गए दोनों मिला के 296,
और यहाँ पे ये 93। इस तरीके से संविधान सभा के चुनाव भी इस तरीके से हुए। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इस स्क्रीन को क्लियर करके और समझते हैं। ठीक है, ये तो क्या है, मतलब आप लोगों के समझने के लिए ये कैबिनेट मिशन के तहत ये चीजें की गई थी सारी। अब देखो ये इस लाइन का मैंने सारी आपको व्याख्या बताई है। ठीक है ना, इस लाइन को समझाया आपको कि संविधान में ब्रिटिश शासन के अधीन प्रांतों के निर्वाचित प्रतिनिधि और देशी रियासतों के मनोनीत प्रतिनिधि भी शामिल थे। अब इस तरीके से इनका डिवाइडेशन चला है। ठीक है ना, देखो इसके अलावा इसमें राजस्थान के कुल 15 सदस्य शामिल थे। मैंने वन लाइनर में भी ये चीज लिखी थी ना, तो वहां पे ऑब्लिक लगा के लिखा है कि कुछ पुस्तकें 12 बताती है, कुछ 15, क्योंकि ऑथेंटिक पुस्तकों में भी मैंने जो चीजें देखी है वो ये है। लेकिन चूंकि यहाँ पे आरबीएससी की ये किताब के अंदर, ये 7वीं की किताब में और 9वें अध्याय के अंदर पूरे के पूरे सदस्यों की लिस्ट दे रखी है कि कौन से 15 थे, तो आज से आपको 15 ही मानने हैं टोटल। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि इसमें बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से एक एक सदस्य दे रखा है और एक एक सदस्य की डिटेल भी दे रखी है। जो आज अपन ये पढ़ रहे हैं, आज अपन 2 सदस्य पढ़ेंगे इनमें से, और फिर डिटेल जो है इनकी बाकी के सदस्यों की वो कल पढ़ेंगे, कल वाली क्लास में। यानी कि आज वाली क्लास भी इंपॉर्टेंट है और कल वाली भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, अब देखो इसमें पहले इस लिस्ट को बाद में लेंगे, पहले इस लिस्ट को लेते हैं। ठीक है ना, अब इसमें देखो, इसमें क्या ध्यान देना है कि संविधान सभा के सदस्य राजस्थान के निवासी, ये तो राजस्थान में ही रहते थे। ठीक है, यानी राजस्थान के मूल निवासी थे। कुछ ऐसे अधिकारी थे जो राजस्थान में ड्यूटी करते थे, भाई ड्यूटी राजस्थान में करते हैं लेकिन थे बाहर के, वो 4 सदस्य, ये अलग है। ठीक है, ये क्या है, राजस्थान की रियासतों के प्रशासनिक अधिकारी जो इन रियासतों में काम तो करते थे लेकिन राजस्थान के मूल निवासी नहीं थे। यहाँ पे तो देखो साउथ इंडियन नाम मिलेंगे आपको, के.एम. पन्नीकर, विजय राघवाचार्य, कृष्णमाचारी, वेंकटाचारी। भाई पढ़ने लिखने में साउथ इंडियन बहुत होशियार होते हैं। ठीक है, आईएएस आईसीएस निकलते हैं बहुत सारे। तो ये वहां के अधिकारी थे, सिविल सर्विस के कह सकते हो आप, प्रशासनिक अधिकारी। ठीक है, ये अपने थे यहाँ के राजस्थान के मूल निवासी, अपने राजस्थान के भाई। ठीक है, अब इसमें से देखो मुकुट बिहारी लाल भार्गव, ये थे अजमेर मेरवाड़ा से, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश से। अजमेर कौन सा क्षेत्र था? केंद्र शासित प्रदेश। यह प्रश्न इंपॉर्टेंट लगा देना, ये पूछा जा सकता है कि राजस्थान से संविधान सभा में शामिल राजस्थान के वे सदस्य जो केंद्र शासित प्रदेश से थे। बहुत मतलब ऐसी लैंग्वेज दे दी। अब आपके दिमाग में घंटी बजनी चाहिए कि हाँ, इस लैंग्वेज का उत्तर निकल के ये आता है। ठीक है, तो मुकुट बिहारी लाल भार्गव अजमेर मेरवाड़ा से थे। माणिक्य लाल वर्मा कहां से थे? उदयपुर। अपने पढ़ा मेवाड़ प्रजामंडल, वहीं से संबंधित थे माणिक्य लाल वर्मा। जयनारायण व्यास जोधपुर, राजस्थान का शेर। बलवंत सिंह मेहता उदयपुर। अब ना ये देखो, माणिक्य लाल वर्मा और बलवंत सिंह मेहता दोनों अपन मेवाड़ प्रजामंडल में पढ़े, तो यानी कि दोनों ही उदयपुर से। रामचंद्र उपाध्याय अलवर से। दलेल सिंह कोटा से। गोकुल लाल असावा शाहपुरा भिलवाड़ा से। जसवंत सिंह थे बीकानेर से। राज बहादुर थे भरतपुर से। हीरालाल शास्त्री थे जयपुर से। और सरदार सिंह थे खेतड़ी से। टोटल ये हो गए कितने? 11 सदस्य। और ये हो गए कितने? 4 सदस्य, यानी टोटल कितने हो गए? 15। और राजस्थान से सबसे पहले संविधान के ऊपर हस्ताक्षर करने वाले जो सदस्य थे वो थे बलवंत सिंह मेहता। ठीक है, ये सारी चीजें आप लोगों को, ये सदस्य जो है आप लोगों को याद रखने है, मतलब सदस्य और स्थान भी याद रखें साथ साथ। ठीक है ना, हाथ रखकर पढ़ना है ऐसे। देखो माणिक्यलाल वर्मा और ये आपके जयनारायण व्यास वगैरह, ये तो आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुकुट बिहारी लाल भार्गव आपको अजमेर मेरवाड़ा बहुत जोर देके बताया है, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, कुछ एक है जिनको याद रखना पड़ेगा, बाकी आपके लिंक हो जाएंगे ऐसे। ठीक है ना, तो ये चीजें इस तरीके से ध्यान रखनी है। अब आते हैं अपन यहाँ पे, ये यहाँ पे प्रशासनिक अधिकारी थे, इन रियासतों से प्रतिनिधि थे ये संविधान सभा में राजस्थान से। ठीक है, तो देखो सर वीटी कृष्णमाचारी जयपुर से थे। सीएस वेंकटाचारी जोधपुर से थे। सरदार के.एम. पन्नीकर बीकानेर से थे। और विजय राघवाचार्य उदयपुर से थे। ठीक है, ये तो थे 15 तो सदस्य थे अपने राजस्थान से, और 15 ही थी महिलाएं संविधान सभा में भाग लेने वाली। उसमें हंसा मेहता ने महिलाओं का नेतृत्व किया। 15 ये 15 वो। ठीक है, अब 12 वाला लफड़ा आपके रहेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे पूरी लिस्ट देख ली अपन ने, और ये किसी भी सोर्स से टकराने का काम नहीं, ये मतलब क्या ऑलरेडी ऑथेंटिक है, क्योंकि ये आरबीएससी की 7वीं की पुस्तक का स्क्रीनशॉट ऐसे का ऐसे है। ठीक है, यहाँ पे देखो लिखा भी होगा, ये देखो RSCERT, बस इससे ज्यादा प्रमाण की आवश्यकता नहीं है।
यदि इससे इसको गलत मानती है विभाग या आयोग तो अपन केस ठोक सकते हैं कि जब आपने खुद आपकी पुस्तक में दे रखा है तो फिर दैट्स ऑल। लो स्क्रीनशॉट ले लिया, आया मजा, फिर क्लास मजा आया तो कह दिया करो, ठीक है। चलिए अब देखो ये तो सीन हो गया। अब भाई राजस्थान का कोई एडा भी तो भाई बंधु है जो बाहर देशावर जा रहे हैं, ठीक है ना, देशावर भी तो रहे कई जना, यानी राजस्थान के बाहर से ये प्रशासनिक अधिकारी यहाँ है, ये राजस्थान में रहते हैं, तो राजस्थान के भी तो कुछ सदस्य होंगे जो बाहर रह सकते हैं। तो यहाँ पे देखो राजस्थान के मूल निवासी जिनका चुनाव राजस्थान के बाहर से हुआ, तो ये राजस्थान से नहीं माने जाएंगे। संविधान सभा में राजस्थान से कौन थी ऐसे नहीं, लेकिन राजस्थान के मूल निवासी है जो बाहर थे, इस तरीके से प्रश्न बने तब आ सकता है ये। तो इसमें प्रभुदयाल हिम्मत सिंह ये पश्चिमी बंगाल से संविधान सभा के अंदर चुने गए थे। बनारसी दास झुंझुनवाला ये बिहार से चुने गए थे। पदमपत सिंह उत्तर प्रदेश से चुने गए थे। अब इसमें क्या है, ये कैसे है कि ये राजस्थान से चुने नहीं गए थे, लेकिन ये राजस्थान के मूल निवासी थे, तो इसलिए पढ़ना इनको भी है, लेकिन वो 15 सदस्य पहले वाले ही याद रखने हैं आपको, ठीक है ना। यहाँ पे तो ये तो क्या है कि ये राजस्थान के मूल निवासी थे, लेकिन कहां से चुने गए थे वो यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। ले स्क्रीनशॉट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब देखो बहुत अच्छी जानकारी दे रखी है। भारत के संविधान की मूल प्रति में भारत के वैभवशाली इतिहास, परंपरा, संस्कृति को दर्शाने वाले 22 चित्र हैं, ठीक है। 22 चित्र, इन चित्रों का निर्माण चित्रकार नंदलाल बोस ने किया। राजस्थान के चित्रकार कृपाल सिंह शेखावत ने इनमें अपना प्रमुख योगदान दिया। संविधान के कुल पृष्ठों का कलांकन कृपाल सिंह शेखावत द्वारा किया गया, ठीक है। कुल नहीं, कुछ पृष्ठों का कलांकन कृपाल सिंह शेखावत द्वारा किया गया, और प्रस्तुत चित्र शेखावत द्वारा चित्रांकित पृष्ठ का है। ये यहाँ पे जो दे रखा है ये कृपाल सिंह शेखावत द्वारा चित्रित पृष्ठ का है, क्योंकि स्पेशल जानकारी दे रखी है। ये इसी तरीके से देखो, यह भी जाने ऐसे करके दे रखी है, आपको इसमें कुछ लोड नहीं लेना है, आपको इसमें सिर्फ नाम याद रखना है कि कृपाल सिंह जी शेखावत का संविधान में योगदान रहा था। संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, लेकिन उसको जो उसका चित्रांकन हुआ, उसके जो चित्र बने हैं, उनके अंदर कृपाल सिंह शेखावत का योगदान रहा है। चलो नेक्स्ट, अब बढ़ते हैं अपन संविधान सभा के एक एक सदस्य की डिटेल की तरफ, जो आपके आरबीसी की इस पुस्तक में दे भी रखी है, और मैं इस पार्ट को मतलब बहुत इंपॉर्टेंट मानता हूं, और वास्तव में इसमें से सवाल आए दिन परीक्षा में इसमें से सवाल बनते हैं, ठीक है। लेकिन अब इस चैप्टर को पढ़ लिया अपन ने, इसके बाद में आपके गलत होने वाला नहीं है। अब देखो सबसे पहले अपन ले रहे हैं मुकुट बिहारी लाल भार्गव। क्यों पहले ले रहे हैं, क्योंकि आरबीसी की पुस्तक में पहले दे रखा है, इसलिए भी। और कहां से थे, अजमेर मेरवाड़ा से चुने हुए थे, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश, तो केंद्र शासित ने पहले लेने ही पड़े, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो इनमें आगे बढ़ते हैं अपन। जन्म इनका 30 जनवरी 1930 उदयपुर में, नहीं पूछा जाएगा, बहुत कम चांस, रेयर चांस है कि जन्म के बारे में पूछे। पैसे से वकील थे, नहीं पूछा जा सकता। सीआर दास, अच्छा सीआर दास से याद आया कि इन्हें राजस्थान का सीआर दास कहा जाता था, इन्हें राजस्थान का सीआर दास कहा जाता था। सीआर दास मोतीलाल नेहरू और गांधी जी से प्रेरित होकर राजबंदियों के मुकदमों की पैरवी करते थे, इसीलिए इन्हें राजस्थान का सीआर दास कहा जाता था, चित्तरंजन दास, ठीक है। बहुत अच्छा फैक्ट। व्यक्तिगत सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन का ये हिस्सा रहे, सिर्फ जवाहरलाल नेहरू नहीं रहे, ये भी रहे हैं। संविधान सभा में अजमेर मेरवाड़ा यानी कि केंद्र शासित प्रदेश से प्रतिनिधित्व किया, और स्वतंत्रता पश्चात 3 बार अजमेर से लोकसभा सदस्य भी रहे हैं, लोकसभा सांसद रहे हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट, माणिक्यलाल वर्मा। अब माणिक्यलाल वर्मा जी को अपन ने इतनी बार पढ़ा है, बहुत बार, कभी प्रजामंडल में पढ़ लिया, कभी किसी आंदोलन में पढ़ लिया, कभी किसमें कभी किसमें, बहुत बार पढ़ा, ठीक है। फिर भी यहां पे भी पढ़ना जरूरी है। जन्म 4 दिसंबर 1897 बिजोलिया भीलवाड़ा के अंदर। बिजोलिया कहां है, भीलवाड़ा के अंदर, विजया वल्ली के नाम से जिसे जाना जाता था, ठीक है। बिजोलिया के अंदर ही ऊपरमाल भी है। ऊपरमाल को किसने बसाया, आपको बता रखा है, कमेंट करके बता देना। अक्टूबर 1938 में प्रजामंडल पर लगी रोक हटाने के लिए अजमेर से इन्होंने सत्याग्रह किया। मेवाड़ प्रजामंडल से संबंधित रहे, ये भी रहे हैं, और बलवंत सिंह मेहता भी रहे हैं, ठीक है। 1941 में मेवाड़ प्रजामंडल के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता की इन्होंने, 1941 के अंदर। लोकप्रिय गीत पंचीड़ा इन्होंने लिखा।
अर्जी गीत भी लिखा इन्होंने, पंचीड़ा भी लिखा, अर्जी भी लिखा, मेवाड़ का वर्तमान शासन पुस्तक भी लिखी। ठीक है। 1948 में बृहत्तर राजस्थान के प्रधानमंत्री रहे। मैंने आपको ट्रिक से बताया था, शोभा गोकू माणी, माणी का मतलब माणिक्यलाल वर्मा ही था। शोभा गोकू माणी, हीरा 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 हीरा, शोभा गोकू माणी, यानी तीसरे चरण के अंदर, तीसरे चरण में ये प्रधानमंत्री रहे थे। ठीक है। 1963 में राजस्थान खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के अध्यक्ष भी रहे हैं। उदयपुर से संविधान सभा का प्रतिनिधित्व किया है, यानी संविधान सभा में कहां से सदस्य रहे हैं, उदयपुर से रहे हैं। ठीक है। ये सारी डिटेल, अब चूंकि ये इसमें देखो ये बहुत अच्छी तरीके से दे रखा है, और आपके जो आरबीएससी में दे रखा है अनावश्यक सामग्री को मैंने हटा के टू द पॉइंट नोट्स रूप में संकलित कर लिया है। और उसमें जो चीजें आप लोगों को समझनी थी और उस पाठ को पढ़ते समय जिसके लिए आपको 8-10 पुस्तकें शायद टटोलनी पड़ती, कोई फैक्ट कहां कोई फैक्ट कहां, उसको संकलित करके इसमें देने का प्रयास किया है। ठीक है। अब इस प्रयास में कितने सफल हुए और कितना आप लोगों के काम आया है, ये तो आप लोग खुद कमेंट करके बताओगे तभी पता चलेगा, ताकि हमें भी पता चले कि हाँ क्या सुधार की आवश्यकता है या ये अच्छी तरीके से आप लोगों के काम आ रहा है। ठीक है। तो ये चीज यहां पे आज की क्लास में अपन इतना ही पढ़ेंगे। देखो आज की क्लास भी लगभग 30 मिनट की, यानी आधे घंटे की हो गई। अब कल जो अपन पढ़ने वाले हैं वो बाकी के सदस्य, जैसे ये डिटेल पढ़ी ना अपन ने अभी, इस तरीके से बाकी के सदस्यों की डिटेल भी बहुत अच्छी तरीके से और एक्स्ट्रा जानकारी होगी, उसको भी मैं शामिल करूंगा, और आप लोगों को जो चीजें जाननी चाहिए उनको भी मैं शामिल करता हुआ आगे बढ़ने की कोशिश करूंगा। ठीक है। तो आज की ये क्लास कैसी रही बता देना। बाकी रोज आप लोगों से रूबरू होते ही है इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से। तो जो साथी आप लोगों के यदि आसपास कोई तैयारी करते हैं कंपटीशन की और सक्षम नहीं है कभी किसी कोचिंग में जाकर पढ़ने के या पेड कोर्सेज लेने के, तो उन्हें आप सजेस्ट कर सकते हो कि यहां से तैयारी करके न सिर्फ तैयारी करके बल्कि सिलेक्शन लिया जा सकता है। ठीक है। तो ये काम तो अब आप लोगों का है, मैंने आप लोगों को सौंप दिया है। ठीक है। तो अपन मिलते हैं साथियों अगली क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।